नमस्कार। IBC 24 के इस खास कार्यक्रम धन्वंतरी सम्मान 2025 में मैं आपके साथ हितेश व्यास। चूँकि आज डॉक्टर्स के सम्मान के, उनके कर्तृत्व के सम्मान का दिन है। चूँकि आमतौर पर यह कहा भी जाता है कि भगवान लोगों की सेवा के लिए धरती पर प्रत्यक्ष रूप पर नहीं मौजूद हो सकते, इसलिए डॉक्टर्स ये भूमिका निभाते हैं और इसलिए डॉक्टरी के इस पेशे को नोबल पेशा कहा जाता है। और इसी नोबल पेशे के 4 कर्मवीर इस वक्त मंच पर मौजूद है। मैं एक एक करके उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ में डॉक्टर SS राज साहब हैं, जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं, नारायणपुर में आप पदस्थ हैं। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में डॉक्टर गजेंद्र महिलांग जी हैं, जो डायरेक्टर हैं चाइल्ड हॉस्पिटल भाटापारा में और चाइल्ड स्पेशलिस्ट के तौर पर लंबे समय से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मेरे साथ में डॉक्टर दीपक चौलांगे जी हैं, जो कि वाइस रेक्टर हैं जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी किर्गिस्तान के एडमिशन सेंटर रायपुर में आप भूमिका निभा रहे हैं। और हमारे साथ में डॉक्टर दीपा सिंह जी हैं, जो कि SRPR हॉस्पिटल सूरजपुर में हैं और न्यूरो और स्पाइन सर्जरी के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां से सभी मंच पर मौजूद जो मेहमान उनका स्वागत करिए। सबसे पहले डॉक्टर राज साहब, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, चूँकि अमूमन डॉक्टरी के पेशे में चुनौतियाँ हर क्षेत्र में रहती है, लेकिन अगर किसी को ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ किया गया है और ग्रामीण क्षेत्र में उसकी अगर जिम्मेदारियां हैं, तो शहरी क्षेत्र के मुकाबले थोड़ी चुनौतियां वहां पर ज़्यादा होती हैं। और वो भी नारायणपुर जैसा ज़िला, जो अपेक्षाकृत बाकी ज़िलों के मुकाबले थोड़ा सा पिछड़ा माना जाता है। ऐसी जगहों पर आप लगातार जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कितना चुनौतीपूर्ण रहता है सर? हेलो। जैसे मेरा जो नारायणपुर ज़िला है, यहाँ से लगभग आपका 300 किलोमीटर के आसपास में है, जो कि अभी भी पहुँचविन एरिया में है। तो जब मैं वहाँ गया, और जैसे ख़ास तौर पे हमारा जो ओरछा विकासखंड है, या जिसको अबुझमाड़ बोलते हैं, अभी भी वहाँ हमारे स्टाफ हैं। ये बड़ा आश्चर्य की बात है, कहना चाहिए। लेकिन सबसे थोड़ा सा दिक्कत ये है कि आज भी बिजली का समस्या थोड़ा बना हुआ है, कहना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी समस्या बना हुआ है। चूँकि आपने कहा भी, तो इसी का सप्लीमेंट्री सवाल ये भी है, चूँकि आपने खुद अभी जिक्र किया कि बहुत से इलाके नारायणपुर ज़िले में खासतौर पर ऐसे हैं जो बहुत दूरस्थ इलाकों में है, घने जंगलों के बीच में है, सड़कें वहाँ तक है नहीं, पहुँच मार्ग है नहीं, सुविधाएं हैं नहीं। वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, उन तक स्वास्थ्य सुविधा पहुँचाना एक चुनौती हमेशा से रही है। और उसके बावजूद भी 18 ऐसे सेंटर्स हैं जो जिसको अवार्ड मिला है नारायणपुर में। कैसे आप लोग कर रहे हैं और कैसे अंतिम व्यक्ति तक पहुँच पाते हैं? मैं बताना चाहूँगा कि नारायणपुर का लगभग 18 जो स्वास्थ्य केंद्र है, उसको भारत सरकार से राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक का पुरस्कार दिया गया है। इसमें सबसे पहले जहाँ हमारे CHO पदस्थ हैं, और उसके बाद जो डॉक्टर पदस्थ हैं, कहना चाहिए, वो जिला प्रशासन के सहयोग से, CMHO के सहयोग से रात दिन एक करके जो भी नाम से है उनको पूरा करते हुए, जो हमको टारगेट पिछले साल 17 का मिला था, हमने 17 का 17 को इन क्लास में मतलब पुरस्कार दिलवाया, कहना चाहिए। और वो सभी स्टाफ को मैं बधाई देना चाहूँगा, कहना चाहिए, कि ऐसे एरिया में अगर 17 का 17 यानी हमारा 100% पुरस्कृत हो गया है, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे स्टाफ को, जिला प्रशासन को। कैसे संभव हो पाया, यही तो मेरा सवाल था, क्योंकि 18 अगर सेंटर्स को अवार्ड मिल रहा है और जैसा मैंने बताया कि बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं, कैसे संभव हो पाए? इसके लिए क्या है, जैसे मूल तौर पे वहाँ HR रहना चाहिए, मानव संसाधन। हमने DMFT से या CSR से या JDS से हमने वहाँ नियुक्ति करवाया। उसके बाद डॉक्टर भी हमने DMFT से दिलवाया, और अन्य कुछ जो सामानें हैं जो कि रूटीन में हमारे विभाग के बजट में नहीं हैं, हमने जिला प्रशासन से या CSR के मद से वो सब खरीद के हमने नाम से पूरा किया। तो इसके बदौलत मतलब ये राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार मिला हमारे सभी संस्था को, पूरे 17 का 17 आज के डेट में, जो कि अभी नए वित्तीय वर्ष में 3 और हो गए हैं, कहना चाहिए। चलिए, वाकई में बहुत बधाई वाली बात आप कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरह की मेहनत अगर दूरस्थ इलाकों में हो रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ तक पहुँच रही है, तो वाकई में बड़ी बात है। डॉक्टर गजेंद्र महिलांग जी, आप चूँकि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं और चाइल्ड केयर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो जब शुरुआत हुई, MBBS पूरा हुआ, ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनने के बारे में फैसला कैसे हुआ? शुरू के 2 साल जो है हमको थ्योरी पढ़ाया जाता था, हमारे प्रोफेसर जो थ्योरी पढ़ाते थे। फिर तीसरे साल से हमारी पोस्टिंग होती थी हॉस्पिटल्स में।
तो हॉस्पिटल्स में फिर हमको वहाँ पे मरीजों से रूबरू कराया जाता था, फिर उसमें इनका एग्ज़ामिन कैसे करना है, इनका इलाज कैसे करना है, डायग्नोसिस कैसे करना है, ये बताया जाता था। उसके बाद फिर हमारी पोस्टिंग होती थी, एक एक महीना एक एक सब्जेक्ट के लिए। तो जब मेरी पोस्टिंग हुई शिशु रोग विभाग में, तो मैंने देखा कि नर्सरी में 800 ग्राम के बच्चे, 900 ग्राम के बच्चे वहाँ रखे हैं जो गंभीर अवस्था में हैं, कांच में रखा है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। वैसे ही PICU में जो मैंने देखा कि 4-4 दिन, 5-5 दिन से जो बच्चे बेहोश रखे हैं, तो आपको पता है कि बड़े लोग तो बीमारी के बारे में पूरा बता देते हैं कि जैसे मुझे सिर में दर्द है, पेट में दर्द है या दांत में दर्द है। तो ऐसे केस में हमको बीमारी पकड़ने में और उसका इलाज करने में आसानी होती है। पर ये जो बच्चे हैं जो बोल भी नहीं पाते हैं, तो इनमें इनका एग्ज़ामिन करना, बीमारी को पकड़ना और इसका इलाज करना बहुत ही टफ काम है। ये बहुत मतलब चैलेंजिंग होता है। तो उसी दिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं तो यही चैलेंज लूँगा। उसी दिन मैंने सोचा कि मैं शिशु रोग विशेषज्ञ ही बनूँगा और इनको मैं सेवाएं दूंगा। फिर मैं MD किया शिशु रोग में। उसके बाद आज एज ए शिशु रोग विशेषज्ञ मैं सेवाएं दे रहा हूँ। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि बच्चा जो है वो ईश्वर का रूप होता है। आप किसी के भी बच्चे को देखेंगे तो आपका मन प्रफुल्लित हो उठता है। आप दिन भर से काम करेंगे, थक के घर जाएंगे और जब आप अपने बच्चे को गले लगाएंगे तो आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है। वैसे ही किसी मुस्कुराते हुए बच्चे को देखेंगे ना तो आपके शरीर में पूरा एनर्जी भर जाता है, आपका शरीर पूरा डिटॉक्सिफाई हो जाता है। आप इसीलिए देखेंगे कि जितने शिशु रोग विशेषज्ञ हैं आप उनको मुस्कुराते ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि रोज 15 से 20 बच्चे हमको ऐसे मिलते हैं और वही हमारे एनर्जी के सोर्स हैं। तो इस तरह से जो है हम रिचार्ज होते रहते हैं। तो मतलब लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट भी आप बिखेरते हैं और बच्चों की मुस्कुराहट देखकर आप भी खुश होते हैं। आपने कहा, आपने चूंकि कहा कि आप MD कर चुके हैं, MD करने के बाद किसी बड़े शहर में आकर आप अपनी स्थापना कर सकते थे, लेकिन भाटापारा जैसे शहर में स्थापित होना और वहाँ पर इस तरह का काम करना, इसके पीछे क्या वजह रही? जी सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये एकदम मेरे दिल की बात आपने कह दी। जब मैं MD करके वापस आया तो मेरे पास बहुत ऑप्शन थे। मैं चाहता तो फॉरेन जा सकता था या दिल्ली मुंबई शिफ्ट हो सकता था या एटलीस्ट रायपुर या बिलासपुर। चूँकि मेरा नेटिव प्लेस भी बलौदा बाजार भाटापारा है और मैं शुरू से एक चीज़ देखते आ रहा था कि उस एरिया की जो लोकेलिटी है वहाँ गरीब लोग हैं और जब ये गंभीर होते थे, इनका जो सीरियस होते थे बच्चे, तो इनको या तो बड़े शहर आना पड़ता था इलाज के लिए। गरीब होने की वजह से कई लोग बड़े शहर नहीं आ पाते थे, वहीं दम तोड़ देते थे। कई बार कोई आना चाहता भी था तो रास्ते में ट्रांसपोर्ट के दौरान दम तोड़ देते थे, या कोई पहुंच भी गया तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था कि उनकी जान बचानी मुश्किल हो जाती थी। चूँकि मैं वहीं का था, वहाँ पे कोई शिशु रोग विशेषज्ञ थे नहीं उस समय, आज से 26 साल पहले की बात थी। तो मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों न मैं यहीं हॉस्पिटल डालूं और जो बड़े शहर की जितनी भी सुविधाएं हैं वो मैं वहीं प्रोवाइड करूं, ताकि गरीब से गरीब बच्चे को भी एफोर्डेबल कास्ट में वो ट्रीटमेंट मिले। बड़ी बात है, जिस तरह की सोच से आपने स्थापना की और जिस के साथ आप चल रहे हैं, ये बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि एक बार जोरदार तालियां हो जाएं यहाँ पर डॉक्टर महिलांक के लिए। डॉक्टर दीपा सिंह जी भी हमारे बीच में हैं। दीपा सिंह जी, चूंकि आप सूरजपुर से हैं और आप पहली न्यूरो सर्जन हैं जो सूरजपुर से जो हैं, तो ये न्यूरो के क्षेत्र में आना और इस तरह एक संस्थान खड़ा करना, आप न्यूरो में और स्पाइन में काम कर रहे हैं, कैसे शुरुआत हुई, जरा बताना चाहिए। पहले तो नमस्कार और धन्यवाद। हम सब मेडिकल फील्ड्स और डॉक्टर्स को आपने इतना रिस्पेक्ट करके और हेल्थ में जो बेसिकली आप लोग हमें इतना फोकस कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि डेफिनेटली आप सब लोग अपने भी हेल्थ को लेके, परिवार के हेल्थ को लेके काफ़ी सीरियस हैं। तो अभी क्वेश्चन में आती हूँ। क्वेश्चन आपने जो पूछा कि सूरजपुर में क्यों स्टार्ट किया न्यूरो सर्जरी। सो सूरजपुर
एक्चुअली बहुत रिमोट लोकेटेड है। आप अगर छत्तीसगढ़ का देखेंगे विभाजन भी, तो उसमें इतना रिमोट है कि अगर मैं किसी को पूछूं कि सूरजपुर आना है तो उनको पता नहीं है कि सूरजपुर एग्जिस्ट होता भी है कोई जगह। और वहाँ के लोग को अगर इलाज करवाना है तो वो रायपुर आते हैं या चेन्नई जाते हैं या फिर किसी और बैंगलोर बड़े शहर जाते हैं। अगर समझ लीजिए कि बिना हेलमेट के कोई गाड़ी चला रहा है और एक्सीडेंट होता है, ये जो कुछ सर्जरीज होते हैं EDH, SDH, ऐसी सर्जरीज को जो ब्रेन में हमारे क्लॉट आ जाता है, ऐसी सर्जरीज को इमीडिएटली विदिन 30 टू समझ लीजिए 1 घंटे के अंदर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ऐसे पेशेंट को रायपुर या फिर ट्रैवल करके बड़े शहर में लेके जाते हैं तो फिर आप समझ जाइए कि उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है। तो यहाँ पे ऐसे जगह पे सेटअप करके काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है कि ये ट्रीटमेंट उनको इमीडिएटली मिल रही है। और उसके अलावा चूंकि आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही भी, क्योंकि तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है खासतौर पर न्यूरो के मामले में। और अमूमन जब कोई न्यूरो से परेशान है तो वो बड़े शहरों की तरफ रुख करना चाहते हैं कि बड़े शहर में बड़े डॉक्टर्स मिलेंगे। सूरजपुर में ही आप ये सुविधाएं दे रहे हैं, तो न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र में, स्पाइनल सर्जरी के क्षेत्र में किस तरह की चुनौतियां आप देखती हैं अभी की जो मेडिकल स्थितियां हैं? बेसिकली मैं आपको सच बात बताऊं, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक अंधविश्वास और एक अज्ञानता, जो सिटी में हो चाहे वो सूरजपुर में हो। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, शायद से आपको समझ आए। अभी एक पेशेंट आया और वो बोलता है कि मिर्गी आ गई, झटका। तो अब झटका आया तो उसे झाड़ू फूंक कर दिया। ये तो आपको पता है कि क्यों आया है, लेकिन गांव में जो अंधविश्वास और अज्ञानता जो इतना है कि वो झाड़ फूंक, फिर दूसरा स्टेप होता है जड़ी बूटी, तीसरा स्टेप होता है वो चाबी जो होता है हाथ में डाल देते हैं। तो ऐसी चीज़ों से लड़ना, उसके बाद स्कैन करवा के बताना कि आपके ब्रेन में कुछ टीबी है। ब्रेन में भी टीबी होता है क्या? तीसरा क्वेश्चन। तो या फिर ट्यूमर है, इलाज कैसे होगा? तो इन सब से जो लड़ना है ना, ये ही सबसे बड़ा जंग है एक्चुअली में। कैसे कर पाती हैं फिर? एजुकेशन, अवेयरनेस, बहुत ज़्यादा उनको समझाना, उनसे जितना हो एजुकेशन, यही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। डॉक्टर दीपक चौलांगे जी भी हमारे बीच में हैं। चौलांगे जी, चूंकि अमूमन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो देश से बाहर जाकर MBBS की पढ़ाई करते हैं, और जिस यूनिवर्सिटी से आप जुड़े हुए हैं वो भी इसमें एक प्रायर नाम है। तो इसके पीछे बड़ी वजह क्या रहती है कि बाहर जाकर पढ़ना, और अमूमन कितने स्टूडेंट्स ऑन एन एवरेज इंडिया से या छत्तीसगढ़ से वहाँ जाते हैं? नमस्ते सब सारे को। थैंक यू फॉर योर ग्रेट क्वेश्चन। ऑफ कोर्स हमारे भारत सरकार में जितना नीट देते एंड जितना हमारा सीट्स अवेलेबल है उतना अवेलेबल नहीं है। सारे बच्चे जो डॉक्टर बनने के लिए से एक सपना होता है, पेरेंट्स का सपना होता है, वो फुलफिल करने के लिए इधर पॉसिबिलिटी नहीं होता है। एंड सेम टाइम नीट स्कोर की वजह से भी एक वो लोग के लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो उस टाइम वो लोग चूज करेंगे कि फॉरेन कंट्री, फॉरेन डिफरेंट यूनिवर्सिटी में। तो मेन वजह तो यही है कि बच्चे का एक सपना होता है, पेरेंट्स का सपना होता है कि अभी जैसे डायस में इतना वरिष्ठ डॉक्टर बैठे मेरे सामने, इधर भी हमारा डॉक्टर के प्रोग्राम है, तो सारे का यही होता है कि भविष्य में अच्छा डॉक्टर बनूं। तो बट क्या है कि इधर अवेलेबिलिटी कम होता है, इस वजह से बहुत सारे बच्चे विदेश जाते। एंड स्पेशली CG एंड MP से हमारे यूनिवर्सिटी में करीबन एवरी ईयर 50 से ज़्यादा बच्चे जाते। एंड देन पढ़ाई करके अभी CG एंड MP का हमारा यूनिवर्सिटी से करीबन 500 स्टूडेंट्स ऑलरेडी डॉक्टर बन रहे और ऑलरेडी चिकित्सक बन के इधर काम भी कर रहे। तो वो लोग का हमारा यूनिवर्सिटी चूज करने का मेन वजह यही होगा कि अच्छा हम एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे। वो लोग का फुल्ली जो
जो रिक्वायरमेंट होता है एनएमसी का गाइडलाइंस के उसके एंगल से हम लोग सारे प्रिपेयर कराते डॉक्टर को, सेम टाइम्स एग्ज़ाम का डिफरेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी कराते, तो इस वजह से वो लोग आई थिंक हमारे यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं। अच्छा, एक जनरल जो स्टूडेंट्स के मन में सवाल रहता है, पेरेंट्स के मन में भी, क्योंकि वो फैसला लेना कि बच्चे को बाहर भेजना है, कि बाहर से यानी विदेश या खासतौर पर किर्गिस्तान से अगर एमबीबीएस बच्चा कर रहा है और इंडिया में जो एमबीबीएस की पढ़ाई हो रही है, इन दोनों में कोई अंतर है? एक्चुअली पढ़ाई में एक्चुअली सब्जेक्ट में तो उतना डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो सब्जेक्ट सारे वर्ल्ड वाइड में वही सब्जेक्ट हमने पढ़ना है। इधर भी एनाटॉमी होगा तो हमारे कंट्री में, जिस किर्गिस्तान में हमारे यूनिवर्सिटी में वही सब्जेक्ट्स, तो मेन सब्जेक्ट्स तो वही है। ऑफ कोर्स वे ऑफ टीचिंग डिफरेंट है, जैसे इंडिया का जैसा डेफिनेटली नहीं है, बट हैविंग सेड दैट उसमें हमारा ऑलवेज ट्राई होता है कि जैसे हम क्वालिटी दे सके बच्चे को, जैसे इंडिया के जैसे हम प्रैक्टिकल हॉस्पिटल में दे सके, ताकि वो लोग का प्रैक्टिकल नॉलेज भी अच्छा हो जाए। एंड सेम टाइम्स हमारे में क्या है कि प्रोफेसर्स जो भी है भारतीय है, इधर इंडिया से जो वरिष्ठ प्रोफेसर है वो लोग का हमने हायर किया है। तो मेन सब्जेक्ट्स जो मेन 19 सब्जेक्ट्स हम देखते हैं बेसिकली, वो 19 सब्जेक्ट का सारे प्रोफेसर हम भारतीय प्रोफेसर है, तो जो उधर जाके पढ़ाते एंड बच्चे को प्रिपरेशन कराते, तो ये एक प्लस पॉइंट है हमारे यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ से अगर एमबीबीएस की डिग्री मिल जाने के बाद सीधे इंडिया में आके जॉब मिल सकती है, या फिर उसके लिए कुछ और एग्जामिनेशन का प्रोसेस भी होता है? नहीं, जो बाहर से पढ़ेंगे उसके बाद एफएमजी एक एग्ज़ाम होता है, तो उसके एग्ज़ाम के क्लियर करने के बाद इंटर्नशिप, अभी तक का तो ये पैटर्न है, इंटर्नशिप करना पड़ेगा, देन डेफिनेटली दे कैन वर्क। बट अभी ऑफ कोर्स एनएमसी ने एक नेक्स्ट एग्ज़ाम का एक रूल निकाला है। उसके बाद जो भी इंडिया में भी पढ़ेंगे, जो बाहर भी पढ़ेंगे, वो लोग नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली सेम होगा, जो बाहर के बच्चे भी डॉक्टर पढ़ के आएंगे वो लोग ने भी एक ही एग्ज़ाम देना है, एंड जो इंडिया में पढ़ रहे बच्चे वो लोग ने भी एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर राज साहब, चूंकि हमने चुनौतियों के बारे में बात की, नारायणपुर जैसे क्षेत्र में किस तरह से मेडिकल सुविधाओं को भीतर तक पहुंचाने की चुनौतियां हैं, उसके अलावा ये कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासियों के भीतर उनको किस तरह से चेंज करना है, उनके मन में किस तरह से बदलाव लाना है। दूसरा, मातृ मृत्यु दर जो है, शिशु मृत्यु दर है, ये भी एक हाई होता है, और उसके अलावा चीज़ें बहुत सारी हैं। इन सब को लेकर किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, अभी हमारे यहाँ मतलब जिला प्रशासन के सहयोग से अभी बाढ़ का सीजन शुरू होने वाला है, वर्षा ऋतु का, तो लगभग हमारे यहाँ 59 गांव आसपास मतलब कट जाएंगे मुख्य धारा से। तो मैं और जिला प्रशासन के सहयोग से जितने भी जो महिलाएं हैं जिनकी डिलीवरी नज़दीक है 15-20 दिन में, उनको सब हम मतलब ऐसे एरिया में ठहराने वाले हैं जहां मतलब उनको अस्पताल का भी सुविधा मिल सके, साथ में मतलब 1000 प्रति व्यक्ति के हिसाब से भी मिलना है, उनको राशन पानी भी बना के मतलब खिलाने का प्रावधान है, और जो निश्चित तौर पे जो एएनसी करवाती हैं वो, तो ये जितने भी मतलब बरसात के समय जितने भी महिलाएं हैं, ये सब का हमको 100% संस्थागत प्रसव करना है। ठीक, डॉक्टर महिलांगे साहब, चूँकि हम बात करते थे कि चाइल्ड की स्पेशलिस्ट को लेकर, उनके खास तौर पर उनके खान पान को लेकर, टीकाकरण है, उनके मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, और खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में इसको लेकर अवेयरनेस की बहुत कमी रहती है। तो इसको लेकर भी किस तरह का काम हो रहा है आपके संस्थान के जरिए भी और बाकी चीज़ों में? सर, हमारे यहाँ बच्चों से रिलेटेड सारी सुविधाएं हैं, और जैसे नवजात शिशु है, पैदा हुआ है, वहाँ से लेकर 18 साल तक के बच्चों तक का कंप्लीट ट्रीटमेंट हमारे यहाँ होता है, इंक्लूडिंग टीकाकरण, सारे टीकाकरणस भी हैं। और जो गंभीर बीमारी वाले बच्चे हैं, जो बच्चा पैदा होने के बाद रोया नहीं, या जिसको सांस में तकलीफ़ है, बड़े बच्चे में जो कोमा में है, बेहोशी है, ये सबकी सुविधाएं हैं। इसके अलावा जो है कॉमन बीमारियां जो हैं, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, निमोनिया, और कई बच्चे जो जिनके स्कूल परफॉर्मेंस पुअर रहता है, उसकी भी सुविधाएं हैं। और जो सिकल सेल वाले हैं, थैलेसीमिया हैं, और कई बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास नहीं होता, वो सारी सुविधाएं हैं। और उच्च क्वालिटी के वेंटिलेटर से लेके सारी मशीनें वहाँ पे अवेलेबल हैं।
डॉक्टर, क्योंकि इस वक्त कई सारे पेरेंट्स भी आपको स्क्रीन पर सुन रहे होंगे और खासतौर पर जो बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं, क्योंकि बच्चे की तबीयत अगर खराब होती है तो पेरेंट्स को भी चैन नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में जाना चाहेंगे आपसे क्योंकि आहार जो है बच्चों का वो बड़ा अव्यवस्थित हो गया है, जंक फूड हो गया, फास्ट फूड, तमाम चीज़ें ऐसी हैं। इसको लेकर पेरेंट्स की भी बड़ी दिक्कतें रहती हैं कि कैसे ठीक करें। ये कितनी बड़ी चुनौती है, कैसे उसको दूर करना चाहिए, पेरेंट्स को क्या सलाह देंगे सर? जी सर, एकदम से बहुत अच्छा प्रश्न पूछा उसने। अब इसमें तो टीनेजर्स मुझे सुनेंगे तो गाली देंगे कि ये चीज़ को मना कर रहा है, पर पेरेंट्स को भी चाहिए और साथ में टीचर्स को भी चाहिए। उसका भी एक लेक्चर बीच बीच में स्कूल्स में करवाना चाहिए इनको, कि या तो टीचर ही लेक्चर दें या हम जाके वहाँ पे उसके बारे में गाइडलाइन दें। तो ये जो फास्ट फूड है, हमारा बेसिक जो खाना आहार जो होना चाहिए 70-80% ये सीरियल्स होता है, जो ट्रेडिशनल हम कर रहे हैं कि जिसमें दाल, चावल, सब्जी और रोटी, 70-80% ये होना चाहिए और 20% में आपका दूध है, फ्रूट है, ये होना चाहिए। रहा सवाल ये जंक फूड्स का, ये इतना नुकसान करता है, अतड़ी में छाले होते हैं, इससे लीवर डैमेज होता है, किडनी डैमेज होता है। और आपको एक बात बता दूं कि मैं प्रैक्टिस करते मुझे 26 साल हो गए हैं, तो जो इस टाइप के बच्चे हैं जो जंक फूड का ज़्यादा सेवन करते हैं तो इनमें ओबेसिटी होती है, आगे चल के इनको डायबिटीज़ जल्दी होता है। पहले आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ की बीमारी जो है 60 साल 65 साल में होती थी, अब जो है 25 साल 30 साल में होने लगा। और जो कार्डियक अरेस्ट जो होता था, हार्ट अटैक जो हम सुनते थे बचपन में कि 60 साल 65 साल में होना है, तो ये 30 साल 35 साल के बच्चे जा रहे हैं। तो जो ये जंक फूड खाए हैं पहले, इनसे इनकी अतड़ियाँ कमज़ोर हुई है, लीवर कमज़ोर हुआ है, किडनी कमज़ोर हुआ है, उसके कारण से ये डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और ये सारी चीज़ें जो है बहुत जल्दी हो रही है। तो इसको यथासंभव जो है इसको अवॉइड ही करना चाहिए। डॉक्टर दीपा, आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि खासतौर पर न्यूरो सर्जरी सबसे जटिलतम ऑपरेशंस में से एक मानी जाती है, न्यूरो सर्जरी, स्पाइनल सर्जरी, और उसमें आप कर रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग चेंजेस समय के साथ इसमें आए भी हैं और लगातार मेडिकल साइंस के क्षेत्र में बहुत सारे आविष्कार हो रहे हैं, प्रौद्योगिकी नई आ रही है। आगे किस तरह की संभावनाएं देख रहे हैं और आपके संस्थान ने क्या सोचा है? मैं इस फील्ड में बताना चाहती हूँ कि हम अगर बैंगलोर में या चेन्नई में ऑपरेशन करते हैं ब्रेन का, तो गैजेट्स के साथ करते हैं। गैजेट्स कैसा होता है, मान लीजिए कि अभी हमें यहाँ से उड़ीसा जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल मैप डाल लेते हैं। इट्स कॉल्ड नेविगेशन, सिंपल इंग्लिश में नेविगेशन बोलते हैं। इसी चीज़ को मेडिकल में हम लोग नेविगेशन के सामने न्यूरो डाल देते हैं, न्यूरो नेविगेशन। तो एक मशीन आती है, न्यूरो नेविगेशन से हम लोग विथ हाई प्रिसिशन और छोटी सी की होल टाइप का ब्रेन क्रेनोटमी करके ट्यूमर निकालना हो या सर्जरी करना हो करते हैं। क्योंकि ये बहुत रिमोट एरिया है, क्योंकि हम लोग जहाँ काम करते हैं यहाँ पे वो सारी चीज़ें लेकर आना और जब हम ऑपरेशन करते हैं तो कुछ नस की मॉनिटरिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग। तो ये सब चीज़ें हैं कि इतना अवेलेबल कराना आगे के फ्यूचर में कोशिश रहेगी कि ऐसी ऐसी चीज़ों से हम सर्जरी करें ताकि लेस कॉम्प्लिकेशंस हो विथ हाई प्रिसिशन एंड पेशेंट का आउटकम बेटर हो, जितनी भी रिस्क हो वो कम हो। ये एक प्रयास रहेगा फ्यूचर में। जी, चौलांगे साहब, एक संक्षेप में सवाल जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आपने बात की कि विदेशों में MBBS और इंडिया में MBBS कैसे, जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, फीस स्ट्रक्चर के बारे में सबसे बड़ी बात होती है कि कैसा फ्री स्ट्रक्चर है रहने के लिए, क्या संक्षेप में अगर आप बता सकें। एक्चुअली ऑफ कोर्स फी में ऐसा होता है, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी, डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट होता है। बट ऑफ कोर्स इंडिया के हम देखें तो प्राइवेट कॉलेज का 50-60 लाख से ऊपर होता है, बट हमारे में एवरेज हम देखेंगे तो लगभग 20 से 22 लाख में रहना, खाना, पढ़ना सारे इंक्लूड होता है। तो उसमें हमारा सेम, उसमें प्लस एक्स्ट्रा ये लोग का क्या होता है कि उधर ही AFMG का कोचिंग और नेक्स्ट का कोचिंग का प्रिपरेशन भी कराते। एंड USMLE प्लैब जो अभी बच्चे इधर छत्तीसगढ़ से भी हमारे बच्चे 3 बच्चे ने अभी USMLE दिया है, प्लैब 4 बच्चे ने दिया है, तो वो लोग का ये USMLE एंड प्लैब भी हम एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कराते। तो लगभग उसका 5 साल का जो खर्च होगा लगभग 20 से 22 लाख तक हो सकता है।
चलिए, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। IBC 24 परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत शुक्रिया।